सीपैक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। और जब सीपैक का सवाल पेपर में आएगा तो वो इस साल यानी 2024 की अटेम्प्ट दो या 25 की दो या पीएमएस दो, कुछ भी, सीपैक 2.0, सीपैक 10 years, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी स्पेशल में भी की है। तो सीपैक का ना एक सिलसिला है। बच्चा कंफ्यूज इसमें होता है कि सर सीपैक पे ऐसे भी आता है, सीपैक को जो है हमने पाक अफेयर करंट अफेयर में भी तैयार करना है, आईआर में भी तैयार करना है, इतना डेटा। अभी सिर्फ मैं आपको कहूँ ना कि आप गूगल पे जाके लिखिए सीपैक, बस 10,000 आर्टिकल आएंगे। फिर स्टूडेंट कहते हैं सर कितनी इंफॉर्मेशन लेनी है इसमें से। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी इवेंट होता है तो बेटा उसकी कुछ चंद एक डायमेंशंस होती हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ। ये चार सवाल आप करें किसी भी टॉपिक से, आपको जवाब मिल जाएगा। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आप पूछे सीपैक है क्या, ठीक है। फिर आप पूछें ये आया कब था, ये आया क्यों था, और सीपैक होगा कैसे। बात समझ में आ रही है। कोई भी चीज तैयार करो ना, दुनिया जहान का कोई भी टॉपिक तैयार करो, सिर्फ उससे ये सवाल पूछ लो कि है क्या, कब आया, क्यों आया, कैसे आया, और ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। ठीक है। बच्चे ही पूछते हैं कि सर कैसे करना है, क्या करना है। तो बेटा बहुत इजी सी चीज है ये। लिमिटेड इंफॉर्मेशन लेनी है, लिमिटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पूरे में ये पता होना चाहिए कि सीपैक है क्या। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ सीपैक का इंट्रोडक्शन, ये पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये, ठीक है। अब पाकिस्तान इकोनॉमी के लिहाज से आपको पता है कितना वर्स्ट चल रहा है ना। अगर ये वर्स्ट है, सही वर्स्ट है हमारे पास इकोनॉमी हमारी, तो सीपैक कैसे इसको सही करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक अच्छा इंट्रोडक्शन बनाएंगे। आपने कुछ ऐसी टर्म्स का इस्तेमाल करना है जैसे जियो इकोनॉमिक्स, डायनामिक्स, ऑगमेंटिंग, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है जो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर लिखी हुई है। फिर सिमिलरली आप इसको थीसिस दोगे कि $1 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा। अच्छा ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये बाकी एस्पिरेंट अपने पेपर में नहीं लिखते। व्हाट इज द विजन बिहाइंड सीपैक। कि जब इसको जरदारी साहब, नवाज शरीफ और जी जिनपिंग, इन लोगों ने इसको साइन किया है, तो इसके पीछे का मोटिव क्या था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ कॉन्क्लूजन्स की अच्छी लाइन लिखनी है। बेटा एक चीज भले जिससे भी पढ़ो, आप दुनिया में किसी भी मेंटोर से पढ़ो, एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो आपने लाजमी करनी है। जो चीज आपने लाजमी करने की ना वो ये है कि किसी भी टॉपिक का ना अच्छा इंट्रोडक्शन लिख लो, मैगजीन से, अखबार से, किताब से। कंक्लूजन के वर्ड्स निकाल लो अच्छे, जिसे एंडिंग कहते हैं। और कुछ हेडर्स, समझ लें बात को, जैसे एक रफ लेआउट नहीं बनाते हम किसी भी चीज का, तो हम वो बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, माई राइट ऑफ बेनिफिट ऑफ सीपैक आर स्टिमुलेटिंग द होप फॉर ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कॉरिडोर, विच शोज कि मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ अबाउट सीपैक। तो अगर तुम ये हर दफा बना लोगे ना, फिर तुम्हें टेंशन नहीं होगी। बात समझ में आती है। अब जनाब सीपैक से रिलेटेड सवाल है क्या कि 10 सालों में, अभी जो गुजरे 10 साल है सीपैक को, क्या अचीव किया, कितने टारगेट्स रह गए हैं, और कौन कौन सी चीजें हमारे पास जो है वो अभी मुकम्मल होना है इसमें ना। तो देर आर टू फेजेस ऑफ सीपैक। सीपैक की जो पहली फेज है उसके अंदर के जो प्रोजेक्ट्स है, आप उसका तस्करा करें पहले, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है।
फिर फेज 2 में जो कि 2030 तक चलने वाली है या 2025 तक चल रही है, आप देखें कि उसमें कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। फाइन। और ये आपको इजीली डेटा मिल जाएगा, मेरे पास भी लिखा हुआ है, गूगल से भी मिल जाएगा, मैगजीन में भी मिलेगा आपको। तो आपको इसका रट्टा ऐसे लगाना है कि इसका ना एक टेबल बना ले पेपर में। सही है। टेबल इन द सेंस, ये ड्रॉ किया आपने ऐसे पेपर में, यहाँ लिखा जी फेज 1, और शुरू हो गए। फेज 1 में ये टॉपिक या ये चीजें थी हमारी। सवाल का दूसरा हिस्सा डील करेगा कि अब तक पाकिस्तान में सीपेक के असरात नजर क्यों नहीं आ रहे। राइट। या ये हो सकता है कि जी प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीशन है, सीपेक इतना हाइप वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, इतना हाइप वाला प्रोजेक्ट है, तो अप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा, क्या मसाइल आ रहे हैं इनके अंदर। ठीक है। तो अब हम चलेंगे इसके मसाइल देखने के लिए कि मसाइल क्या आ रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर इंटरेस्टेड नहीं है, वो उसे भी पता है कि कितने बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, कितने ML1 बनेंगे, कितने ML2 बनेंगे। व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक कि आप इस तरह से लिखेंगे अपने पास चीजों को, सीपेक 4 मेन प्रोजेक्ट्स, और उनके नाम लिख देंगे, ये उसके बाद बीच में जो है आप इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। नाउ दीज आर द स्टैटिस्टिक्स एंड की पॉइंट्स जो मैंने अपने एग्जाम्स के लिए तैयार की थी। तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर है कि ये इतना है, इतना है, ये आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये मैं भेज भी दूंगा आप लोगों को। असल मसला आ रहा है कि जी अब सी पैक जो है ना, उसमें चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि पाकिस्तान की अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स का इशू आ रहा है। ठीक है। साउथ एशियन रीजन के अंदर हम इकोनॉमी में सबसे डाउन है, हम एजुकेशन में डाउन है, तो ये एक मसला आ रहा है। सही है। अच्छा, के बाद सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा है, हमारे यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस इन द सेंस कि हमारी जुडिशरी, मिलिट्री, हमारा जो लेजिस्लेशन है, हम सब एक पेज पे है ही नहीं। राइट। हम सब जो है वो एक पेज के ऊपर तो कोई भी नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास बेटा एक चीज में ऐड कर लो, इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्या है? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ये होती है, जैसे हमारे पास सीपैक आया 2008 की गवर्नमेंट में ना, 2008 से 2012 तक जो थी पीपीपी की गवर्नमेंट, पीपीपी था, इन्होंने इनिशिएट कराया, सब बात बात की, फिर आपके पास इनिशियल जो टॉक्स स्टार्ट हो गई थी ना, वो इस पीरियड में शुरू हो गई थी, बट ऑफिशियल नहीं हुआ था। फिर आगे जी नून लीग। अब जाहिर है नून लीग की डायमेंशंस पीपी से डिफरेंट थी। फिर जब नून लीग का टाइम खत्म हुआ तो उसमें इमरान खान साहब आ गए, उनका बिल्कुल ही अलग स्टांस है। फिर ये खत्म हुआ तो फिर इंटरिम, फिर नून लीग यानी शहबाज शरीफ वगैरह आ गए। फिर अब आपके पास एक केयर टेकर सेटअप आया हुआ है, इसके बाद कोई और आएगा, विच मीन्स हर 3 साढ़े 3 साल बाद पॉलिसी चेंज हो रही है। हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी हुई कि हम यार एक पॉइंट पे चलते रहे, और आप ये आराम से लिख सकते हैं पेपर में। ठीक है। आप इसको आराम से पेपर में लिखेंगे, और किस चीज से मिसाल दोगे मैं बताता हूँ आपको। आप लोगों को नाम सुना है आप लोगों ने उसामा बिन लादेन का? ठीक है, हम सब नहीं सुना वो उसामा बिन लादेन का नाम। उसामा बिन लादेन के पीछे यूएसए की एक फिक्स पॉलिसी थी। ठीक है। उनके 3 से 4 प्रेसिडेंट इस दौर के अंदर आए हैं। मीन्स अगर आप हिसाब लगाओ ना, 1996 से लेकर 2012-13 तक आप देखें तो इनकी एक फिक्स पॉलिसी थी रिलेटेड टू हिम, जो उन्होंने चेंज नहीं की। और फिर इन्होंने क्या किया कि अपने एम को अचीव कर लिया। बात समझ में आती है? तो पाकिस्तान का कोई भी मसला आए पेपर में, आपने सबसे पहले एक चीज लिखनी है जी, हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं। ठीक है।
फिर हम देखेंगे और कौन कौन से मसाइल हैं जो कि पेश हो रहे हैं यहाँ पे। मसाइल जो भी आएंगे ना पेपर में बेटा, आप लोग उसको तोड़ेंगे दो हिस्सों में। कौन से दो हिस्से होंगे इसके? इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हम पहले लिखेंगे सीपैक इंटरनल चैलेंजेस। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ, इतना आप लोग पढ़ चुके हो सीएसएस के बारे में, अब आप मुझे बताएं पाकिस्तान के इंटरनल चैलेंजेस कौन कौन से। चले सब लोग ट्राई करें। जी जी, बताइए पाकिस्तान के इंटरनल चैलेंजेस। इकोनॉमिक डिग्रेडेशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंटरवेंशन, करप्शन। गुड। ठीक है जी, गुड हो गया। अब हमने देख लिया कि सीपैक के जो इंटरनल इश्यूज हैं रिलेटेड टू पाकिस्तान, उसके अंदर सबसे पहला मसला आता है जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में। सिविल मिलिट्री रिलेशन नहीं है, सेंटर प्रोविंस रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं है, प्लस हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है। ये सब तो हो गया आपका इंटरनल इशू। एक्सटर्नल इशू की अगर हम बात करें तो उसमें इंडियन फैक्टर आ जाएगा कि इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि आपका सीपैक डेवलप हो, नंबर वन। नंबर टू, आप यूएसए और चाइना के बीच में सैंडविच हो चुके हो। बात समझ में आती है आपके? तो एक ये बड़ा मसला आ रहा है। मोर ओवर आपका जो बलूचिस्तान है वो फ्रेजाइल है काफी। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है वहां सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। गिलगित बल्तिस्तान आपका आपसे नाराज है। सिंध के अंदर सिंधु देश की तहरीक चलती है कि जी सिंध और कराची वाला सब अलग अलग कर दो, सिर्फ सिंध में सिंधी ही रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे। पंजाब वाले इसलिए खफा है कि पंजाब के जो दो पार्ट है, साउदर्न पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब, एक साइड लाहौर वाली तो शहबाज शरीफ ने डेवलप कर दी है, बट दूसरी साइड स्टिल डेवलप्ड नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट सूबे हैं, फिर पानी का मसला है आपके पास। इसी तरीके से आपकी जो हजारा कम्युनिटी है उसके ऊपर जो इतने सारे मसाइल आ रहे हैं, पूरा मुल्क ही आपका परेशान है और इसके अंदर इंडिया इससे बेनिफिट उठा रहा है। ठीक है। ये सब बात आपने लिखनी है और कैसे कैसे ये सीपैक को हॉन्ट कर रहा है। ठीक। सो आप ये लिखेंगे कि ये मसाइल है जिसकी वजह से सीपैक का एक इशू बन रहा है। बेटा देखो, आपको इस काबिल होना चाहिए कि मैं एक लाइन अगर आपको बता रहा हूं तो आप उस पर एक पेज लिखने के काबिल हो, एक पेज। कैसे? जैसे सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, इंडिया एंड यूएसए, बस मैंने आपको एक लाइन देनी है, ये आपका मेन हेडर हुआ। अब इसके ऊपर तुम एक पेज लिखो, कैसे अफगानिस्तान से मसला है, इंडिया से कैसे मसला है, यूएसए क्या चाह रहा है। इसी तरीके से इंटरनेशनल बैकलैश ऑन बीआरआई सीपैक डेट ट्रैप कॉन्सेप्ट। डेट ट्रैप कॉन्सेप्ट क्या है? वो कहते हैं कि जी सीपैक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया यही बात करता है
ठीक है, वो कहते हैं कि बीआरआई और सीपेक जो इन्होंने बनाया ना, इन्होंने फंसा लिया है छोटे मुल्कों को अपनी ट्रैप में। अब इसके ऊपर आपको लिखना आना चाहिए। कोई भी नोट्स, कोई भी टीचर, कोई भी एकेडमी आपको पूरा पूरा लिख के स्पून फीडिंग नहीं करवाएगी। वो सिर्फ आपको बताएगी कि यार ये क्या कंसेप्ट है और इसमें क्या बातें लिखनी है। लेकिन फिर भी अगर तुम ना लिख सको तो फिर भाई सीएसएस से माजरत कर लेना या पीएमएस से माजरत। ये कोई आपका एफएससी लेवल का एग्जाम नहीं है या मैट्रिक लेवल का एग्जाम नहीं है जहां आप बैठे, आपने नोट्स उठाए, रट्टा लगाया और आपका एग्जाम पास हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है। जब तक तुम्हें खुद से लिखना नहीं आएगा और अच्छा लिखना नहीं आएगा, तुम पास नहीं कर पाओगे इसको। अब यहाँ लिखा है बलूचिस्तान इशू। मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स को तो पता ही नहीं है कि जी बलूचिस्तान इशू है क्या, बिकॉज किताबों में नहीं है या टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं। और जब तुम्हें पता ही नहीं है, तुम इसको सीपैक से कैसे कनेक्ट करोगे? सो अपना थोड़ा सा होराइजन ब्रॉड करो। मेरा काम होगा सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेन करना। नोट्स तुमने खुद बनाने होंगे, और बेटा नोट्स खुद बनाओ। ये तरीके छोड़ दो कि सर किताबें दे दें, ये दे दें। मैं देखता हूँ फेसबुक पे यार, बड़ा अफसोस होता है मुझे बच्चों का। मुझे भी मैसेज करते हैं बच्चे, सर बुक्स बता दें। बेटा तुम बुक्स मांग तो रहे हो, लेकिन तुम पढ़ोगे कभी? तुम 400-400 पेजेस की किताब पढ़ ही नहीं सकते। मुझे पता है ना, नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसमें कोई पिक्चर थोड़ी होती है, इसमें कोई तफरी की बात थोड़ी लिखी हुई है। बोरिंग हिस्ट्री है, बोरिंग कोटेशन है इसके अंदर, तुम पढ़ ही नहीं सकते। तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। अच्छा जी, आज सर से मैंने पीडीएफ में किताबें ले ली है, तो कभी पढ़ लेंगे। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। फिर जी पूरे खानदान में हुआ होगा कि जी ये साहब एक्स वाई जी जो है ना, ये सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि तुम सीरियस ही नहीं हो। तुम्हें दोस्तों के साथ बाहर घूमना ज्यादा अजीज है, तुम्हें अपने घर के मसाइल ज्यादा अजीज है इसके अंदर। तुम एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट हो ही नहीं। तो फिर अपने आप को बेवकूफ बनाना छोड़ो। मेरा भी टाइम जो है वो वेस्ट मत कराओ इसके अंदर। बहुत अफसोस होता है यार कि आके जो है वो बुक्स दे दें, ये दे दें। भाई कुछ भी नहीं है, पढ़ने वाला बच्चा ना बगैर बुक के भी कर लेगा इंटरनेट। एनी हाउ, आगे देखें इंटरनल प्रॉब्लम्स जो हमने लिखी। अब उसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि क्या क्या इंटरनल प्रॉब्लम। दैट इज रूल ऑफ लॉ। हमारे पास लॉ नहीं है। इसी तरीके से फिर हमारे पास कुछ डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो वो भी हमारे पास प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड नहीं हो सकते। इसी तरीके से हम और आगे बढ़े तो इसमें पॉलिटिकल आ जाएगा। जो बात हमने पहले की ना, ये मैंने अपने नोट्स में, क्योंकि ये मैंने खुद अटेम्प्ट दी है इससे, ठीक है, बना के। तो जाहिर है मेरे हाथ का सारा कुछ लिखा हुआ है। फिर हम एक्सटर्नल इश्यूज में बात करेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम भी करनी है और सोल्यूशन भी देना है पेपर में। कि आपने कहा कि देखिए मसाइल तो बहुत सारे हैं, मसाइल बहुत सारे हैं। अच्छा, अब सी पैक को हम सही कैसे कर सकते हैं? अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओ कि इसमें क्या लिखूं बेटा मैं ऐसा वे फॉरवर्ड में, या क्या सजेशन दूं? जो इंटरनल इश्यूज उसमें स्टेप लेंगे वो सजेशन आ जाएंगे, ठीक हो गया। जैसे रूल ऑफ लॉ, हाँ। एग्जामिनर आपसे ना इंटरेस्टेड है, वो ये देखे कि भाई जो बंदा असिस्टेंट कमिश्नर बनने जा रहा है वो हमें क्या बता सकता है इसके बारे में। ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से परसीव करना है कि हर चीज के अंदर इतने खूबसूरत आपने पॉइंट देने हैं कि यार एग्जामिनर बोले कि यार इस बंदे का ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिस्टिक लेवल है, जस्टिस सिस्टम अच्छा करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए। जो जो कॉजेज है ना, उसके आपने देने हैं सोल्यूशंस। दैट्स इट। और तो कुछ भी नहीं डिमांड कर रहा एग्जामिनर आपसे। कि बाकी जो बच्चे क्लास में, आमना, बिस्मा, जमाल, आप लोगों को समझ में आ रही है चीज? नहीं आ रही बेटा तो भी बता देता कि फिर मैं कोशिश करूं कि मैं और सिंपली एक्सप्लेन कर दूं इसको। गवर्नेंस एंड पॉलिसीज आ गई।
आ रही गुड। असल में ऐसा होता है कि देखो, एक चीज है कि मेरा जो पढ़ाना है और जो ये डिफरेंट एकेडमीज पढ़ा रही हैं उसमें एक डिफरेंस है बस। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं करता, बस एक डिफरेंस है। एकेडमी जो है एट अ टाइम 50 स्टूडेंट्स को एक लेवल पे डील करती है। ठीक है, जाहिर है सारे एक क्लास में। अब उसमें बेटा एक आपका फॉरेन ग्रेजुएट भी है जो बाहर से पढ़कर आया है, एक आपका लम्स का है, एक आपका एचएसएन कॉलेज का है, एक जो है आपका जी उसने नॉर्मल बीए किया हुआ है, एक जो है वो 2 CGPA से उसने इंजीनियरिंग की हुई है, एक डॉक्टर है। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या ये सारे बच्चे एक क्लास में एक ही जहन के होंगे, क्या एक ही लेवल पर होंगे ये बच्चे? सिर्फ मुझे ये बता दें। यस, इन सब का लेवल डिफरेंट है। बट वेन यू सिट इन एन अकेडमी और आपको जब बता दिया जाता है कि जी वर्ल्ड टाइम चले जाओ, नोवा चले जाओ और आपका जी सीएसएस पास हो जाएगा, हाउ कम दिस इज पॉसिबल कि जब वो तुम्हें एक किताब पकड़वाएंगे, ट्रैक टू पाकिस्तान, और कहा जाएगा जिसको रीड करें। यस, अब जब आपको कहा जाएगा, जी आपको जब कहा जाएगा कि आप जो है किताब पढ़ें, सो बेटा ये फॉरेन ग्रेजुएट, ये लम्स वाला और एचएसएन कॉलेज वाला वो तो पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से, उनका माइंडसेट डिफरेंट होता है। बट एक स्टूडेंट जिसे इंग्लिश समझ ही नहीं आती है, वो कैसे ट्रैक टू पाकिस्तान पढ़ेगा? फिर दे विल कीप ऑन गिविंग यू बुक्स, हर 5 दिन बाद एक नई किताब, नई किताब, और देखते देखते 6 महीने गुजर गए। और 6 महीने बाद जब तुम अपने आप को देखते हो कि आफ्टर इन्वेस्टिंग ऑलमोस्ट 80,000 इन अकेडमीज, तुम एक ही जगह पे खड़े हो जहां से तुमने शुरू किया था। तो दिस इज द थिंग। मैं अपने स्टूडेंट से बार बार एक बात बोलता हूँ कि बेटा नहीं समझ में आए तो बताओ। अब मैं सीपेक पढ़ाते हुए मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ कि जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में सही। अब आपको पता है बलूचिस्तान का मसला, तो बेटा यही चीजें पेपर में लिखनी है। मैं आपको कभी फॉरेन अफेयर्स रिकमेंड नहीं करूंगा पढ़ने के लिए। मेजोरिटी ऑफ द टीचर के पास जाओ तो इकोनॉमी की ये ले लें, यूं कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। तब आप एक लेवल पर नहीं हो। शायद आपको ये बात समझ में आए। और चीजों को आसान रख के चलना है। जितनी अपने लिए आसानी करोगे बहुत अच्छी बात है। अब मैंने अभी तो कोई मुश्किल बात की है इस पूरे लेक्चर के अंदर? मुझे ये बताओ, मुझे बता दो कि मैंने एक भी ऐसी बात की हो जो आपके सर के ऊपर से गई हो कि पता नहीं कौन सा कंसेप्ट है या ये क्या बात कर रहे हैं इसके अंदर। मैंने तो आपको एक सीधा सीधा तरीका बताया कि जी पहले इम्पैक्ट देख लें, कॉजेज देख लें, उसके बाद हम आ जाएंगे जी वे फॉरवर्ड के ऊपर। ये फर्क होता है। अब सबसे पहले आप अपनी एक्सटर्नल सिक्योरिटी अच्छी कर लें। भाई अफगानिस्तान से मसला है ना, तो आपने तो बाढ़ वैसी लगा दी है। ठीक है जनाब, आप बोलें कि भाई हम जो है वो अपनी बाउंड्रीज अच्छी करेंगे, इंडिया के इंटरवेंशन को रोकेंगे, फिर कोशिश करेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। इसी तरीके से हम ये भी कोशिश करेंगे जनाब कि नेबरहुड हम बढ़ाएं, ईरान से दोस्ती कर लें, जहां जहां से हमें खतरा है हम वहां से दोस्ती कर लें। इंडिया से खतरा है तो हम कोशिश करेंगे उनके साथ किसी तरह से इकोनॉमी ट्रेड स्टार्ट कर दें, हम कल्चर को प्रमोट करें। अब देखो, इसमें एक मसला आएगा कि अब सर मिसाल कैसे दें। सुनो मेरी बात। मैंने कहा आपको कि चाइना और पाकिस्तान अपना कल्चर थोड़ा सा मिलाना शुरू करें ताकि लोगों को पता चले, अवेयरनेस उसी पैक के बारे में। नाउ इस बात को आपने प्रूव करना है बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। ठीक है, इमरान खान के दौर में एक चीज आई थी कि मलेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, इन्होंने मिल के कहा था कि हम टीवी पे कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आएंगे विच विल प्रोमोट इस्लाम एंड यूनिटी।
अगर आप में से किसी ने न्यूज सुनी हो, ये अभी नहीं, इमरान खान के दौर की बात है। अब उन्होंने क्या किया, इस चक्कर में तुर्की ने एक ड्रामा बनाया इर्तुगुल वाला, उसको पीटीवी पे चलाया इन्होंने। सही है। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जी पाकिस्तानियों को थोड़ा तुर्की के बारे में पता चलना शुरू हुआ कि जी अच्छा ये तुर्की का एक्टर है, ये वो। जब आपका मीडिया एक्सचेंज होता है तो आपका कल्चर भी एक्सचेंज होता है साथ साथ। एक टाइम था कि बहुत कम लोग तुर्की जाते थे, अब ये एक बड़ी तादाद जो है वो तुर्की जा रही है, बिजनेस कर रही है, लोग सेटल हो रहे हैं तुर्की जाके। तो इस तरह से आपने मिसालें देनी कि देखिए हम तुर्की में भी तो करते हैं, तो हम इससे चाइना में भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम ये कर सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में यूएसए आ रहा है, यूएसए को कैसे काउंटर किया जाए। और इसके लिए आपने कोई जहन नहीं चलाना है, इसके लिए आपने एक दो पीडीएफ पढ़ लेना, यूट्यूब से किसी टीचर की वीडियो देख लो, मेरी वीडियो आपने ली, मेरी क्लास आपने लिया, आपको जनरल लेआउट समझ में आ गया कि सवाल करना कैसे। अब किसी और की चीजें सुन के उसमें से आप कंक्लूजन डाल दें, किसी से सुन के उसमें आप जो है वो इम्पैक्ट बना लें अपने, ये टॉपिक एक दिन में तैयार हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि जब हम सोचते हैं कि जी सीपैक पढ़ना तो हम उस पर किताबें मंगवा लेंगे, हमने जो अखबारों की कटिंग लेनी है, एंड वेस्टेज ऑफ टाइम है ये। ठीक है। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि पीएमएस सीएसएस हर जगह आपका आएगा सीपैक का। लास्ट 5 मिनट्स अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले मुझसे। ये टॉपिक की डायमेंशन बता दूं, मैं डायमेंशन बता देता हूँ आपको कि क्या क्या डायमेंशन होगी इसकी। नोट डाउन कर ले अपने पास। सबसे पहले तो आपके पास आएगा ये सीपैक 2.0। ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस। सबसे आसान सवाल ये आ सकता है 2024 के अंदर कि भाई 10 साल हो गए सीपैक को, क्रिटिकल एनालाइज तो करो, हुआ क्या है इसके साथ। नंबर 2 आपके पास आ सकता है सीपैक अ गेम चेंजर और डेड ट्रैप। एक इस तरह की भी चीज आ सकती है कुछ ना कुछ, अगर एग्जामिनर चाहे तो। यू भी आ सकता है सीपैक 10 इयर्स, गेन और लॉस करके भी कुछ वो दे सकते हैं। जाहिर है वो सवाल तो कुछ बड़ा ही देगा आपको, लेकिन मैं आपको सिर्फ डायमेंशन बता रहा हूँ कि कोई भी सवाल आएगा ना उसमें आपने सीपैक का डेस्पाइट ऑफ ऑल द इंटरनेशनल पाकिस्तान स्टिल हैज कंप्लीटेड फर्स्ट फेज ऑफ सीपैक, तो उसके कोई इम्पैक्ट नजर क्यों नहीं आ रहे। इसके आपको इम्पैक्ट इस वजह से नजर नहीं आ रहे क्योंकि इन्होंने जो भी चीजें बनाई है वो स्टिल एक पाइपलाइन के अंदर है, और वो थोड़े थोड़े एरियाज के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। जैसे एक इन्होंने पावर प्लांट अपना कंप्लीट किया है, तो वो थोड़ा सा जीबी की साइड पर है, थोड़ा सा बलूचिस्तान वालों को मिल रहा है उसमें से। एंड वन थिंग इज दैट योर मीडिया इज नॉट कवरिंग बलूचिस्तान एंड गिलगित। सुनो अब है क्या, आपको पता होगा कि बीच में ना अभी गिलगित बल्तिस्तान में थोड़े से लड़ाई वड़ाई स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, ये न्यूज नहीं दिखाई गई है हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर। आई गेस मुझे ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देनी चाहिए बिकॉज ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात होगी।